So we have discussed three subheads related to New Education Policy 2020 at a glance: dropouts, description of National Education Policy 2020, important features of National Education Policy 2020, and now we are to discuss about some suggestive measures, you can say, because it's a big challenge to implement. So many stakeholders are involved in the process of implementation, and the Ministry and the Prime Minister has also requested from the teachers of the country to come forward. So we shall discuss what to do after the advent of New Education Policy 2020 after a gap of 34 years. And this is all suggestions or points or factors is based on my knowledge of education as a system and the recommendation of new education policies. The first thing we have to do to strengthen the public funded institutions, और इस क्रम में हमने बहुत सारी बातें की हैं कि क्यों पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन को हमको मजबूत करना हो। नवोदय विद्यालय की संख्या कितनी है? यदि हम सीबीएसई से संचालित स्कूलों की इंडिया में लगभग 22,000 संख्या है, अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को मिला दे तो लगभग 2,000 के आसपास सेंट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय मिला के उसके आसपास और भी कुछ जो। सेम इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज़्यादा खुल रही है, लेकिन ज़रूरत है पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन को, स्पेशली एट स्कूल लेवल एंड नॉट लेस इम्पोर्टेंटली एट हायर एजुकेशन लेवल। ये पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है। और उस क्रम में अभी हमने चर्चा की नैक एक्रेडिटेशन में हमारे एक ज़माने की बेहतरीन विश्वविद्यालय, बेहतरीन कॉलेजेस पिछड़ जा रहे हैं टीचर की कमी से, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से। तो इकोनॉमी, यदि आप नैक कराते हैं तो इकोनॉमी को और टीचर से इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सो स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन, और बिना इसके हमारा जो स्पिरिट और इंटेंसिटी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, उस रूप में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटिंग कॉमन स्कूल सिस्टम फॉर स्कूल एजुकेशन। यदि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर की बात करते हैं, लास्ट व्यक्ति तक एजुकेशन को पहुंचाने की बात करते हैं, और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करते हैं जहां सब मिलजुल के रहें, इंडिया विद इन इंडिया का कंसेप्ट नहीं हो। पब्लिक स्कूल के लोग, पढ़े लोगों की अपनी एक इंडिया, सरकारी स्कूल के पढ़े लोगों की अपनी एक इंडिया। और बिहार के एक राजनेता ने एक बार कहा था कि 3-4 तरह की संस्था चलती है इस देश। तो कॉमन स्कूल सिस्टम यदि लागू किया जा सके, क्योंकि थ्योरेटिकली ये कहना बहुत आसान है, सो इट्स ए वेरी ग्रेट चैलेंज, बट इफ पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत पहले का रिकमेंडेशन है कोठारी कमीशन का। रिग्रेस फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल ट्रेनिंग ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग ईयरली एज। जैसे हम गुरुकुल सिस्टम की बात करें, जरा देखिए गुरुकुल सिस्टम में कितनी रिग्रेस ट्रेनिंग दी जाती थी। वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारी ट्रेनिंग वहाँ हो जाती थी। आज हम बच्चे को
एसी में बैठा के पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं, इमोशनली उनको स्ट्रांग बनाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए उनको टाइम नहीं देते हैं। थ्योरेटिकली दीज थिंग्स आर वेरी मच देयर इन आवर पॉलिसी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में, चूंकि ये दूसरी पॉलिसी में भी 1986 की पॉलिसी भी कहती है फिजिकल एजुकेशन फील्ड बढ़ाने, लेकिन कितना कुछ हो पाया। ऑफ कोर्स फंड क्रंच और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से एक चैलेंज है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि आज जो ये इमोशनल डेवलपमेंट पे हम लोग कम काम यदि कर रहे हैं तो एक बेटर आदमी को तैयार नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये फिर हमारे जो एजुकेटेड व्यक्ति हैं वो कंप्लीट मेन का जो हमारा कंसेप्ट है वो अधूरा रह जाता है। तो शुरू के दिनों में फिजिकल दौड़ाइए, बच्चे को प्ले वे मेथड की यदि आप बात करते हैं तो प्ले कराइए, दौड़ाइए, खिलाइए, इमोशनल ट्रेनिंग दीजिए उनको। और जो इंडिविजुअलाइज्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ये काम नहीं कर सकता है। किसी शायर ने कहा कि फासला नज़रों का धोखा भी तो हो सकता है, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, तो इससे इमोशनल डेवलपमेंट तो नहीं होगा। साथ खिलवाइए, कोऑपरेटिव लर्निंग या ग्रुप सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग पे हमको बल दे के रिग्रस फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल ट्रेनिंग ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग अर्ली एज। ऐसा नहीं है कि मैं अगले आज एज तक नहीं कर रहा हूँ, अगले एज तक भी कीजिए, लेकिन बेसिक जो वहाँ प्रिपरेशन है, खास के जब अर्ली एज से लेके सेकेंडरी एजुकेशन तक, वहाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा है कि शुरू के एज में डूइंग अवे रीजनल इम्बैलेंसेज, इसकी बात हमने शुरू में कहा कि यदि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना हो, या राइट टू एजुकेशन, या बेटर एजुकेशन टू ऑल द लर्नर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव रीजन्स, तो इसके लिए आपको रीजनल इम्बैलेंसेज जो एजुकेशन में इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसको कम करना पड़ेगा। इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ टीचर्स इन फिनेंशियल एंड मोरल टर्म्स, टीचर का मोरल बहुत डाउन है, ये भी कहता है, आप ने भी कहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी इसको एक्सेप्ट किया, और इसीलिए हमने इनको ऑनेस्ट भी कहा। तो उस मोरल के साथ साथ फिनेंशियल, क्योंकि जो जैसा समाज है उसी समाज में टीचर को भी रहना है। यदि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में टीचर को आइडियलिस्टिक होकर रहने के लिए कहेंगे तो ये संभव नहीं है। तो टीचर को देखना होगा। द्रोणाचार्य जैसा व्यक्ति भी पितृमोह में कमजोर पड़ गया और राज्य सत्ता ने उसको हाईजैक कर लिया था। मतलब यदि आप टीचर के लिए कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ ऐसी सुविधा तो दी जा सकती है कि उनके ऑफ स्प्रिंग के लिए कुछ आप ऐसा करिए ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर्ड हो। कुछ ना कुछ तो उनको बताना पड़ेगा ना कि आपके लिए भी, क्योंकि लगातार आप आइडियोलॉजी की बात यदि टीचर्स को करेंगे कि आप राष्ट्र निर्माता हैं, भाग्य विधाता हैं, तो ये कन्विंसिंग नहीं लगता है। कन्विंसिंग तब होगा जब लगे कि उनके लिए भी राष्ट्र कर रहा है। और इसमें टीचर का भी रोल है। इसमें दो बातें हैं, एक तो राज्य और समाज शिक्षक के लिए सोचे, और दूसरा शिक्षक राज्य और समाज के लिए सोचे। इसको हम बाद में कहेंगे कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ हमने राज्य की बात और समाज की बात। इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी इन कंटेंट एंड स्पिरिट, जनरली हम लोग कोडम पूरा करने के लिए कि ये भी हो गया वो भी हो गया, राइट टू एजुकेशन लागू कर दिया, 1:30 का रेशियो हुआ या नहीं हुआ, हमारे पेरेंट्स उसके मेंबर बनेंगे और वैसे राइट टू एजुकेशन लागू होगा, वो खुद अनपढ़ हैं, स्कूल जाते नहीं हैं। तो ये सब कंस्ट्रेन के कारण जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाता है। तो ये यदि कोशिश होनी चाहिए कि ये जो पॉलिसी है वो कंटेंट एंड स्पिरिट दोनों में इम्प्लीमेंट हो पाए। ट्रेनिंग ऑफ सिटीजनशिप, ये एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ लिए तो आप अपने लिए ही सोचिए, राष्ट्र के लिए सोचिए, समाज के लिए सोचिए, समुदाय के लिए सोचिए।
सो सोशल, नेशनल एंड ह्यूमन। सिटीजनशिप की ट्रेनिंग 3 टर्म से आप दीजिए, कम्युनिटी और सोशल, सोसाइटी के रेस्पेक्ट में। इंडिविजुअल तो ग्रो करेगा ही, क्योंकि वो तो सोशल रेस्पेक्ट में ग्रो करेगा, नेशनल रेस्पेक्ट में ग्रो करेगा, ह्यूमन रेस्पेक्ट में ग्रो करेगा, तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल के टर्म में ग्रो होगा। सो ट्रेनिंग ऑफ सिटीजनशिप इन टर्म्स ऑफ सोशल, नेशनल एंड ह्यूमन। टीचिंग बेसिक्स ऑफ घरेलू उपचार। ये कोरोना के समय हल्दी का इम्पोर्टेंस, तुलसी का इम्पोर्टेंस, ये शुरू से भी हमारे, और ख़ास के ये ज़रूरी है जो एनसीईआरटी करिकुलम फ्रेमवर्क बना रही है उसमें भी, नॉट ओनली इन हायर एजुकेशन, सॉरी इन स्कूल एजुकेशन, ये थ्रू आउट द एजुकेशन कुछ न कुछ बातें बताइए, हेल्दी लाइफ का कंसेप्ट बताइए। ये मेडिसिन के स्टूडेंट ही पढ़ेंगे ज़रूरी नहीं है, और हम मेडिसिन बहुत विस्तार है उसको नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन बेटर लाइफ में खान पान से लेके घरेलू उपचार तक का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक स्किल्स, अभी हमने कहा कि अब यदि आम का जाला यदि कोई वैज्ञानिक भी बना ले तो उसको खुशी जरूर होगी। जेंडर इक्वलिटी, और इस जेंडर इक्वलिटी का मतलब है थ्योरी में आप कुछ एस्पेक्ट मत डाल दीजिए, ट्रेन करिए स्पेशली मदर को, क्योंकि ये मदर जेंडर इक्वलिटी में ज़्यादा रोल निभाती है, उनका रोल है, टीचर का रोल तो है ही, तो वहाँ तक भी जाना चाहिए कि बच्चे को भी अपने मेल चाइल्ड के साथ आप इनजस्टिस क्यों करते हैं, कभी कभी उनको भी किचन में ले जाइए। ये सब ट्रेनिंग हमारे ये करिकुलम का हिस्सा है, इसको बनाया जा सकता है। एंड रिलीजियस टॉलरेंस, ये डेवलप कीजिए, इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी विषमता है कि ये साइकोलॉजी के डेवलपमेंट एस्पेक्ट का इस्तेमाल करके लोग सभी जानते हैं कि जो एडोलसेंस पीरियड का स्टेज है उसमें बच्चे अपने दिमाग का कम इस्तेमाल करते हैं, और वो इमोशनली, इसीलिए जो लोग टेररिस्ट एस्पेक्ट वगैरह को डील करते हैं वो लोग यंग माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। तो इस दृष्टि से हम कह रहे हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस भी, और इसमें मदर एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी एंड टीचर का रोल होना चाहिए। अब टीचर जब आपस में ही डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कास्ट के आधार पे पॉलिटिक्स करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा। स्ट्रेंथनिंग इनफॉर्मल एजुकेशन, अभी हमने कहा कि टीचर और कोरोना की बात की सॉरी, तो इनफॉर्मल एजुकेशन, एक जगह हमने किसी वेबिनार के दरमियान सुना भी कि झारखंड के किसी ये में एक माइक की मदद से एक टीचर पढ़ा रहे थे, तो बहुत सारे लोग, तो हमारे पास भी उसको चैनलाइज करें, या हम उसको इनफॉर्मल नाम दिए हैं, यदि आप चाहें तो रिटायर्ड मैन पावर का भी एक बैंक बना के एक डिज़ायर उनका लेके आप एक ऐसी कमेटी डेवलप कर सकते हैं जो ऑफ आवर्स में एजुकेशन दें, और ये डिफरेंट तरह का एजुकेशन दें। अभी हमने रिलीजियस एजुकेशन की बात की, जेंडर एजुकेशन की बात की, इस तरह की एजुकेशन, घरेलू उपचार की बात की, तो ये सब भी दिया जा सकता है। स्ट्रेंथनिंग इनफॉर्मल एजुकेशन, और इनफॉर्मल एजुकेशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं, हमारे सोसाइटी के कम्युनिटी के जो लोग हैं, और ये कोरोना काल में ये और ज़्यादा जरूरी हुआ है। हैविंग एन अलर्ट आई ऑन प्राइवेट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ये हम पहले ही विस्तार से कह चुके हैं। मेकिंग ए बैलेंस इन रेशियो बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फंडेड स्कूल्स, कॉलेजेस, टीचर एजुकेशन कॉलेजेस एंड अदर प्रोफेशनल कॉलेजेस। ऐसा नहीं कि मेडिकल पढ़ने के लिए हम प्राइवेट कॉलेज, टीचर एजुकेशन पढ़ने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा है 90% से अधिक, जस्टिस वर्मा कमेटी का भी रिपोर्ट है। तो एक बैलेंस तो एक पॉलिसी में आपने नहीं किया है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के थ्रू या इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट के थ्रू आप कीजिए कि कम से कम अपनी संख्या 50% तो आप रखिए। प्राइवेट एंड पब्लिक के बीच का रेशियो एक डिसाइड करना पड़ेगा। आप 2000 स्कूल खोले और प्राइवेट से 20,000 स्कूल में पढ़वावे, ये थोड़ा सा आपके जो पॉलिसी का जो स्पिरिट है उसके लिए सही नहीं है। सो मेकिंग ए बैलेंस इन द रेशियो बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फंडेड स्कूल्स, कॉलेजेस, टीचर एजुकेशन कॉलेजेस
एंड अदर प्रोफेशनल। एंड ऑब्वियस है कि आप 6% कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसको भी आपको बढ़ाना होगा। 66 से लेके आपने इतने साल लगा दिए, इसमें और फंड करिए। हाँ ठीक है, ग्लोबल नीड के अनुसार आपको अभी चाइना के प्रॉब्लम के कारण जो जरूरी सीमा की रक्षा के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, कंस्ट्रेन जो भी हो, लेकिन यदि हम यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हमारे पॉलिसी भी कहता है कि इसका रिपरकशन खराब होने वाला है। तो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन को बढ़ाने की जरूरत है और उनका रेशियो कम से कम निर्धारित कीजिए कि बैलेंस नहीं बिगड़ जाए, नहीं तो आपके जो रेगुलेशन के नियम हैं उसको भी कोर्ट में चैलेंज करते रहेंगे यदि प्राइवेटाइजेशन का की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो। मेरा अपना एज ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन ये भय है कि हाईजैक हो जाएंगे एजुकेशन सिस्टम यदि प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो जाए, कॉरपोरेट का ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाए तो। डू अवे इररिलेवेंट एंड अनरिलायबल एंट्रेंस टेस्ट एट स्टेट नेशनल लेवल। हम टीचर का टेस्ट लेते हैं, आप जनरल जीके का टेस्ट ले रहे हैं, हमको मैथमेटिक्स का टीचर चाहिए। यदि आप टेस्ट ही लेते हैं तो मैथमेटिक्स टेस्ट करिए और उसके बाद उसका रीजनिंग और ये कीजिए, उसका एक वेटेज तय करिए। हमको टीचर लेना है, स्पीकिंग पावर है कि नहीं है। दुनिया का सबसे ब्रिलियंट व्यक्ति भी यदि उसका कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है तो टीचर नहीं हो सकता है। तो हम ऐसे आदमी को टीचिंग प्रोफेशन के लिए कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्रेंस के थ्रू, बिना उसके कम्युनिकेशन को, बिना उसकी आवाज़ को, उस पर भी मतलब इंट्रेंस टेस्ट मीनिंग आप एक तरफ टेस्ट से सेलेक्ट करते हो और जब अपॉइंटमेंट टीचर का करते हो तो मार्क्स देखते हो। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। आप एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए। और यदि आप टेस्ट से ही सेलेक्ट करने वाले हैं, पुराना सिस्टम में भी कोई खराबी नहीं थी। अभी तो बिहार में कई लोगों ने डिमांड भी किया है कि कोरोना के कारण यदि हम आप स्टेट लेवल टीचर एजुकेशन का टेस्ट नहीं ले सकते हैं तो पुरानी पद्धति से करें। पटना यूनिवर्सिटी भी टेस्ट लेती है, उसको भी पुरानी पद्धति से करें। तो जो टेस्ट है उसकी एक रिलायबिलिटी, एक वैलिडिटी होनी चाहिए, चाहे हम स्टेट लेवल पे लें या, और हम क्यों लेते हैं। हमको टीचर चाहिए तो टीचर टेस्ट होना चाहिए। और एक थोड़ा सा एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन डाल देने से, 20 मार्क्स के एप्टीट्यूड डाल देने से ये नहीं होगा। सब्जेक्ट नॉलेज फॉलोड बाय द कम्युनिकेशन स्किल एंड देन एप्टीट्यूड, इसका टेस्ट हर प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। और यदि हम नहीं कर सकते हैं तो मार्क्स तो उसको मिले ही हैं, उसी को आधार बनाइए, क्योंकि आप जब टीचर का अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसी को आधार बनाते हैं। बिहार में यूनिवर्सिटीज़ में जो अपॉइंटमेंट है उसमें 80% कैरियर का है। जब 80% कैरियर से ही है तो आप टेस्ट क्यों लेते हैं। तो आप कैरियर से ही लीजिए कि वो ऐसे आदमी जिनका कैरियर ठीक है वो बाद में टीचर भी बन सकेंगे। तो इस डायरेक्शन में भी डू अवे रिलेवेंट एंड अनरिलायबल एंट्रेंस टेस्ट एट स्टेट एंड नेशनल लेवल। अभी हम लोग नेशनल टेस्टिंग की बात भी कर रहे हैं बीएड वगैरह के एडमिशन के क्रम में, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन, लेकिन इसमें ध्यान देने की जरूरत है। सिलेक्ट नॉन पॉलिटिकल कैंडिडेट्स इन रेगुलेशन और डिसीजन मेकिंग बॉडीज। अब ये दुर्भाग्य है, मैं कुछ बातें नहीं कह सकता पब्लिक फोरम से, आप सभी जानते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कि जो हमारी पार्टी का समर्थक हो, जो हमारी पार्टी लाइन से बात करता हो। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, आई एम टॉकिंग इन जनरल। ये जो आदमी इंटीग्रिटी वाला है उसको सिलेक्ट करिए। संभव है कि वो आपकी आइडियोलॉजी को मानता हो या नहीं मानता हो, लेकिन ये नहीं कि जो आइडियोलॉजी को मानता है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में है, पॉलिटिकल नेबरहुड में है, पॉलिटिकल पेरीफेरी में है, उसी आदमी का रेगुलेटरी और डिसीजन मेकिंग बॉडी में सिलेक्शन हो। इसमें न्यूट्रल लोगों को करें जो ना आपकी सुने, न सरकार की सुने, न विरोधी की सुने। तो हमको लगता है कि कुछ कन्फ्लिक्ट तो होगा लेकिन इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ नई बातें निकलेंगी। डू एवरीथिंग टू अपलिफ्ट द मोरल कैरेक्टर ऑफ कंट्री टू कर्ब मिनिमाइज द करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेज थ्रू एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था से ही लोग निकल के आते हैं, शिक्षा व्यवस्था ही ब्यूरोक्रेट से लेकर पॉलिटिशियन, टीचर से लेकर इंजीनियर, डॉक्टर सब बनाता है, तो इसमें मोरल वैल्यूज़ का इनकलकेशन बहुत, आपने कहा भी है वैल्यूज़ के टर्म्स।
लेकिन ये पास्ट की पॉलिसीज में भी कहा गया है। इसको वास्तविक रूप से लाना होगा, क्योंकि हमारी पॉलिसी की फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा चेन में निकल जाता है। उसके लिए जरूरी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम वेरी बिगनिंग टू द वेरी एंड इंटीग्रिटी वाले ऑनेस्ट आदमी को जनरेट करे। वर्क टू एस्टेब्लिश ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड लर्नर एज वेयर इन आवर गुरुकुल एंड एंशिएंट यूनिवर्सिटीज। इसी पैटर्न पे हमने बात कर दी, शुरू में भी बात की कि गुरुकुल सिस्टम का जो बेसिक था, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द एक्शन। उसको कीजिए। आपके theoretically it is already there in the policy, but it must be focused. It will pay the India as a country, it will pay the society, it will pay the community, and also if we are talking in terms of the global citizen, तो वहां भी ये काम करेगा। साउंड करिकुलम डेवलपमेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसमें हमने शुरू में भी कहा फिजिकल। अब जब कह रहे हैं क्यूरिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को अलग नहीं करेंगे, एक उनके ग्रेड का कार्ड ऐसा बनाएंगे, खेल से लेके उसमें देखिए, वहाँ से आपको बैडमिंटन का प्लेयर मिल जाएगा। लीडरशिप की जो ट्रेनिंग है वो स्कूल से शुरू होनी चाहिए, तो उसमें आपको स्पोर्ट्स के लीडर्स, उसमें आपको वक्तव्य के माध्यम से पॉलिटिक्स के लीडर्स, उसमें आपके टीचर्स के लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लीडर्स, सबको आइडेंटिफाई अब बहुत अर्ली एज में भी कर सकते हैं। लेकिन वो करिकुलम, साउंड करिकुलम डेवलपमेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, स्पेशली द हेल्थ एंड द मेंटल टफनेस। अब ये सोसाइटल प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। अब हर दिन न्यूज़ में देखे जो ये बड़ा अचीवर सब भी सोसाइटी है, और जो बच्चा तो अक्सर अचीव नहीं कर पाता है, तो फिर ये टेंडेंसी को, जीवन महत्वपूर्ण है, दुनिया महत्वपूर्ण है, और उन बच्चों में ये भाव जगाने की ज़रूरत है कि आप महत्वपूर्ण तभी हैं जब आप सोसाइटी या किसी व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब किसी व्यक्ति के मन में यह भाव आएगा कि वो दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से वो उसको अपना वैल्यू समझ में आएगा, और उसको ये नहीं लगेगा कि लाइफ में मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, जॉब अचीवमेंट, गुड मार्क्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप बहुत सारे हमारे फोर फादर्स को देखेंगे जिन्होंने, इवन गांधी जी एजुकेशन में बहुत बेटर नहीं थे, लेकिन क्या किसी एजुकेशन में बेटर करने वाले व्यक्ति जो उनके क्लास में रहे होंगे, उनको कोई जानता भी है आज? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक स्पेशली द हेल्थ एंड द मेंटल टफनेस। हम क्रिकेट में भी सुनते हैं कि मेंटल टफनेस ऑफ द बैट्समैन, बहुत भयंकर फास्ट बॉलर है, उसको खेलने के लिए मेंटल टफनेस चाहिए। और इसमें इमोशनल डिसऑर्डर, इसको भी लेना है। इमोशनल डिसऑर्डर, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। डिप्रेशन, टेंडेंसी टू सुसाइड एक्सेट्रा मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाय द एजुकेशन एज ए सिस्टम बाय developing a sound curriculum and its proper implementation. So the curriculum implementation is already in the process through NCERT, and the UGCs will be also working. So let us see. Make research grants and scholarship easily accessible to the teachers, researchers and students. कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि उसकी फंडिंग इतनी डिले हो जाती है। कई जगह यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम सुनने को आता है कि स्टूडेंट का जो JRF वगैरह का ग्रांट है वो कभी मिलता नहीं है, कभी बहुत देर से मिलता है। जब हमारे राष्ट्र के लोगों ने डायरेक्ट फंड को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है, व्यक्ति इंडिविजुअल जो बेनिफिशियरी है वहाँ तक पहुँचाने की बात है की है, तो इस डायरेक्शन में भी इस पर विचार होना चाहिए कि फंड जल्दी पहुँचे और समय से पहुँचे। ऐसा नहीं हो कि कोई प्रोजेक्ट 2 साल में जमा करना हो तो उसके फंड को आने में ही, व्यक्ति तक आने में ही 6 महीना निकल जाए, इसको भी देखने की ज़रूरत है। सो मेक रिसर्च ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप्स इजीली एक्सेसिबल
टू द टीचर्स, रिसर्चर एंड स्टूडेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी मैकेनिज्म का नहीं हो, किसी बॉडी का नहीं हो कि वो मिसयूज हो, उसको भी देखना है, लेकिन इजीली एक्सेसिबल हो, उस पर भी काम करने की जरूरत है। प्लेस इन ऑर्डर इन टाइम अपॉइंटमेंट एंड इन टाइम प्रमोशन। देखा यह गया है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो अपॉइंटमेंट होते हैं, अब एक बार हुआ, फिर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद अपॉइंटमेंट हुआ, किनका किया, जो 15 साल पहले पढ़े हैं, 10 साल पहले पढ़े हैं। तो ये 6 टीचर एजुकेशन में भी ये है कि ट्रेनिंग अभी दिया, आपने 5 साल बाद अपॉइंट किया। तो अपॉइंटमेंट इज मस्ट बी ए रेगुलर, चाहे वो आप, जैसे अभी देश में कहा गया कि हायर एजुकेशन में अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं हुआ कि ये आपके जो रिजर्व कैटेगरी में हायर एजुकेशन में सीट की वैकेंसी थी, 13 पॉइंट स्केल की वजह से नहीं हो रहा था, तो 200 पॉइंट स्केल को डेवलप किया गया। लेकिन हमको इस पे भी काम करना होगा कि हर सब्जेक्ट में कैटेगरी से इतने बड़े देश में यदि लोग अवेलेबल नहीं है, तो ये अपने आप में आरक्षण पे, हमारे वेलफेयर नेचर पे, हमारे इंक्लूसिव नेचर पे क्वेश्चन उठाता है। क्यों नहीं है फिजिक्स में, क्यों नहीं है केमिस्ट्री में, क्यों नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हर रिजर्व कैटेगरी के बच्चे। ये भी एक रीजन दिया गया था, बहुत बात कही गई थी इस पर, बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट 13 पॉइंट स्केल के फेवर में आने के बाद फिर इसमें नियम भी बदले गए। तो ये सब पहले सोच के रखा जाना चाहिए। प्लेस इन, और दूसरी बात कि प्रमोशन एक बहुत बड़ा इशू है हायर एजुकेशन में, और जो हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पोस्ट्स हैं वो तो खाली ही रह जाते हैं यूनिवर्सिटी। मतलब एक लेक्चरर, रीडर, करियर एडवांसमेंट या दूसरे स्कीम से होके प्रोफेसर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट हमारे पोस्ट सेंक्शंस हैं रीडर या प्रोफेसर के लिए, उसको आप लोग कन्वर्ट करिए इसमें एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर में, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इससे क्या होगा कि हायर एजुकेशन सिस्टम में चैलेंज होगा, ज़्यादा लोग प्रोजेक्ट करेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा वर्क करेंगे, सो इट्स ए मोटिवेशनल, इट इज़ ए रिवार्डिंग एक्ट। लेकिन ये अपॉइंटमेंट बहुत डिलेड एक्ट है, और प्रमोशन खास के जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पोस्ट हैं उसको तो बहुत जगह भरे ही नहीं जाते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी इसके अब बाद नहीं, बेटर इंस्टीट्यूशंस भी इसके अब बाद नहीं है, इसको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। डेवलप ए बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एज एजुकेशन नीड्स देयर ज्वाइंट एफर्ट्स। क्लैश करना शुरू हो जाता है, और एक बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि आप कंकरेंट लिस्ट में है एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें स्टेट के थ्रू होनी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग का नेचर भी अलग है। फंड मतलब फंड, सेंटर फंड की बात करते हैं, सेंटर फंड एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स जेनरसली, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया है, और भी देखिए आपके क्या नॉर्म्स है बैकवर्डनेस के, स्पेशल स्टेटस के, उसको आप ही तो चेंज कर सकते हैं, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब कह रहे हैं कि बिहार का ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो मैन पावर के टर्म में वन ऑफ दी पोटेंशियल स्टेट है, जो दूसरी जगह का जाके यहाँ के लोग इतने अच्छे कर रहे हैं, तो वहाँ आप इंस्टीट्यूशन की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के टर्म में काम करना अधिक होगा। एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बिहार, व्हाट अबाउट उड़ीसा, व्हाट अबाउट द अदर बैकवर्ड स्टेट्स। तो इसके लिए कुछ करना होगा आपको, क्योंकि आपको इंडिया को डेवलप करना है। इट्स ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इट्स नॉट ए स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। सो डेवलप ए बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एज एजुकेशन नीड्स देयर ज्वाइंट एफर्ट। फंड सेंटर फंडिंग, क्योंकि आपने रूसा बनाया सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनाया, सेंट्रल की फंडिंग अलग है, उनका फंड बहुत ज़्यादा है। अब यदि BHU बेटर करता है तो उसमें फंड का बहुत बड़ा रोल है, उनके जो टीचर्स हैं उनकी संख्या बहुत बड़ा रोल है। हम अपनी यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे तो 40% टीचर ही नहीं है। अभी हमको लगता है कि ये यदि कुछ दिन पहले जो अपॉइंटमेंट हुआ नहीं होता तो और ख़राब स्थिति होती। अभी मास लेवल पे लोग रिटायर कर रहे हैं, और यदि आप 5 साल में फिर टीचर को अपॉइंट करेंगे तो एक लंबी संख्या। एंड दिस इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पटना यूनिवर्सिटी और एनी स्टेट यूनिवर्सिटी, दिस इज ऑल्सो ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू
द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वहाँ भी आपको फैकल्टी नहीं मिले। कुछ दिन पहले तक ये स्थिति थी कि जो उड़ीसा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी उसमें बहुत कम स्टाफ, जहाँ तक हमको याद आ रहा है कि 37 ही फैकल्टी थी। यदि ऐसा सही है तो इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। मैनेज ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, जैसे हमने स्टेट और सेंटर के रिलेशन की बात की। दूसरा है कि मैनेज द इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, फाइल मूव करने में पता चला कि समय का समय निकलता चला जाता है और इम्प्लीमेंटेशन डिलेड होता है। मैनेज ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन फॉर ए स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन एंड सम इम्पोर्टेंट मंत्रालय मिनिस्ट्री है एजुकेशन, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फिनांस, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एंड देयर मे बी मेनी मोर। इन सारे का चूंकि एजुकेशन सबसे रिलेटेड है, अब कुछ जो एरिया है वो इंटर मिनिस्ट्रियल का शिकार होकर बहुत डिलेड हो जाता है। इस पर भी वर्क करने की जरूरत है, स्मूथ फंक्शनिंग। क्योंकि फाइल में डिले तो प्रोसेस में डिले, इस पे काम करने की जरूरत है। पब्लिकेशन मैनुअल, पब्लिकेशन लिस्ट, यूजीसी केयर लिस्ट को आप थोड़ा इजीली एक्सेसिबल कीजिए। यूजीसी का जो लिस्ट है अब उसको सर्च करने में बहुत, और उसको प्रॉपरली देखने की ज़रूरत है, और सब्जेक्ट वाइज उसको अलग से आप एक उसका लिस्ट अवेलेबल करा दीजिए सर्च करने में। और पब्लिकेशन का मैनुअल भी एक बनाइए कि कैसे पब्लिश करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया कि इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा ऐसे जर्नल में पब्लिश होते हैं जिनमें उनको नहीं होना चाहिए, या अज्ञानतावश भी है। और दूसरी बात कि आप उनको फोरम भी प्रोवाइड करिए। यदि आप चाहते हैं कि पब्लिकेशन की संख्या हो तो यूजीसी कुछ जर्नल खुद निकाले। एनसीईआरटी के पब्लिकेशंस बहुत डिलेड हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करने की है। एनसीईआरटी स्कूल लेवल के लिए इतना न्यूपा में 2 ही जर्नल्स नहीं, और भी जर्नल्स बढ़ाइए। आखिर प्लेस चाहिए ना, बच्चा यदि लिखता है छपता है तो आप एनसीईआरटी और न्यूपा, आप यूनिवर्सिटीज़, आप यूजीसी और भी जो काउंसिल्स हैं, आप भी फोरम उनको प्रोवाइड कीजिए, ताकि यदि कोई व्यक्ति 10 लिखना चाहता है तो 10 के लिए उसको जर्नल तो चाहिए ना, एक लिस्ट चाहिए। क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी पेड जर्नल्स हैं, तो अनपेड जर्नल्स की संख्या भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ लिस्ट प्रोवाइड कर देने से ये स्टूडेंट्स के लेवल की समस्या सोल्व नहीं होगी, रिसर्चर के लेवल की समस्या सोल्व नहीं होगी। और टीचर्स, हमने अभी कहा कि टीचर्स की यदि हम बात करते हैं तो 2 एस्पेक्ट है। एक समाज और राष्ट्र, गवर्नमेंट टीचर को क्या देता है, और दूसरा टीचर समाज और राष्ट्र को या समाज मानवता को क्या देता है। वहाँ हमने बात की टीचर के टर्म्स में, सोचिए उनके वार्ड्स के टर्म में। यहाँ हम अपील करेंगे टीचर्स से कि टीचर्स विथ ह्यूज कैरेक्टर। क्योंकि मैंने कई बार ये भी कहा है कि टीचर इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि उनको सरकार से पैसा मिलता है, उनकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम लोगों में से बहुत सारे लोग सस्ती शिक्षा थी इसीलिए पढ़ पाए, और हम सरकार को नहीं पढ़ाते, हम समाज को पढ़ाते हैं, हम समुदाय को पढ़ाते हैं, हम निर्माण करते हैं, और ये हमारा दायित्व है, हमको करना भी होगा। तो टीचर्स विथ ह्यूज कैरेक्टर और मैसिव कैरेक्टर, ट्रांसेंडेंट कैरेक्टर डेवलप करने की जरूरत है। टीचर, क्योंकि किसी भी देश की दिशा वहाँ जो शिक्षक का स्तर है उससे निर्धारित होता है। वैज्ञानिक से लेकर स्टेट्समैन तक टीचिंग सिस्टम से ही छन के आते हैं। इसलिए टीचर को तो होना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना भी होगा, आपको कम मटेरियलिस्टिक होना भी होगा। Even the constraint is there, you must fight
from the government for better involvements, but you must contribute, you must not stop contributing to the society and the country. हमारे पास चाणक्य का उदाहरण है। चाणक्य कभी राजा नहीं हुए, लेकिन उन्हें राजा का निर्माण किया। मैं ये नहीं, बहुत आइडियलिस्टिक रूप में मैं नहीं कह रहा हूँ, जस्ट यू कंट्रीब्यूट टू द स्टूडेंट्स, नीडेड स्टूडेंट्स, so that you could feel that you are contributing the society in some way or other. और प्लेगरिज्म पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। प्लेगरिज्म के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। हमको लगता है कि वो हम लोग टुकड़े टुकड़े में प्लेगरिज्म की बात कर रहे हैं। उस पर एक बहुत अच्छी पॉलिसी में भी उसकी बात होनी चाहिए कि प्लेगरिज्म को कैसे, और प्लेगरिज्म आप किसको मानते हैं। अब बड़ी बेमानी लगती है जब हम कहीं किसी आर्टिकल में लिखते हैं, विवेकानंद को कोट करते हो कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन। ये तो विवेकानंद ने कहा है, सही है, लेकिन ये मेरे खून का हिस्सा है, ये मेरे नॉलेज का हिस्सा है। और जब हम कभी लिखेंगे विवेकानंद में तो ये मैनिफेस्ट होगा, और वहाँ भी इसको कोट करना जरूरी होगा। तो इस तरह की चीज़ें को प्लेगरिज्म के टर्म में भी काम करने की ज़रूरत है। कुछ भ्रांति है, अब 13 वर्ड या 10 वर्ड या 12 वर्ड यदि आप लगातार कहीं से आ गया तो प्लेगरिज्म मानेंगे। तो इस सब पे थोड़ा सा बहुत सारे लोग इसमें संकित है, भयभीत भी हैं, उस पर भी ढंग का काम होना चाहिए। बैलेंस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हमने अभी कहा कि इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो, सोशल डेवलपमेंट की बात हो, मानव से मानव के रिलेशन, जिसको 1996 के यूनेस्को कमीशन ऑन एजुकेशन ने कहा लर्निंग टू लीव टुगेदर। तो ये इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी खास के छोटे बच्चे के लिए कहा था कि उनका स्क्रीन टाइम कम करिए। एंड दिस इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू द किड्स, the young children, this is also true with respect to the adult, to the old, क्योंकि आप लगातार यदि उस पर काम करेंगे तो आपके बहुत सारे ऑर्गन्स उससे प्रभावित होते हैं, आपका कंसंट्रेशन, आँख आदि आदि। तो बैलेंस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इस पर हम टोटली डिपेंड नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन्स। और आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है, बल्कि बहुत जगह स्टार्ट हो गया है, कि यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का हमारे बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सोसाइटल प्रवृत्ति से लेकर हेडेक वगैरह की समस्या तो है ही, और फिर ये कहा जाता है जिस तरह से किसी चीज़ को खाने का नशा है, वो उसका ऐसा नशा हो जाता है कि जब उनको नहीं मिलता है तो फिर उनको एक, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो कुछ ट्रीटमेंट और इंस्टीट्यूशंस बने हैं और बनाना और पड़ सकता है यदि हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। हम हमेशा लगातार नहीं करते चले कि ऑनलाइन लर्निंग, गैजेट्स, मोबाइल आदि आदि, क्योंकि दिल भावात्मक एस्पेक्ट जो है, गांधी ने भी कहा 3H, हेड, हार्ट, हृदय, और ब्लूम्स ने भी, और हैंड, और ब्लूम्स ने भी कहा कॉग्निटिव इफेक्टिव। सो इसको ट्रेन करना जरूरी है मैन पावर के डेवलपमेंट के लिए। मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटर्नशिप इन डिफरेंट कोर्सेज, हम सीधे इंटर्नशिप, अभी कहा जा रहा है कि जो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को वोकेशनलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे, उसमें इंटर्नशिप यूजीसी कुछ दिन में एडवाइजरी जारी भी कर देगी, लेकिन क्यों, उसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो कहाँ जाएगा, फिर क्यों जाएगा, वहाँ से क्या लेके आएगा, क्या आप उसको किसी आईआईटी इंस्टीट्यूशन में भेजने वाले हैं, क्या आप उसको किसी साइकिल मिस्त्री के साथ टैग करने वाले हैं। तो मीनिंगफुल बनाना होगा, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टीचर एजुकेशन में जो हम लोगों ने इंटर्नशिप किया है वो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कम स्ट्रेन आ रहा है। अब जिसके जो भी रीजन्स हैं, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लब दी ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल, हमारे पास सगुन पोर्टल है, हमारे पास स्वाइन पोर्टल है। सगुन बहुत सारे प्लेटफॉर्म को जोड़ के एजुकेशन पे, स्कूल एजुकेशन पे उसको अभी प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर ने ही उसको सगुन पोर्टल का उद्घाटन किया था। और स्वाइन पोर्टल मेरे पास है,
हम ये करें कि यदि कोई बच्चा साइकोलॉजी का इंटेलिजेंस पे कुछ पढ़ना चाहता है तो बहुत सारे लर्निंग मटेरियल डाले गए हैं, बहुत सारे भ्रमित करने वाले गलत लर्निंग मटेरियल भी डाले गए। खासकर यदि हम यूट्यूब की बात करेंगे तो वहाँ तो बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी इंटेलिजेंस नहीं पढ़ा वो भी स्वतंत्र हैं इंटेलिजेंस पे लेक्चर डालने के लिए। तो ये करने के लिए हमें हर ग्रुप से कुछ काम करना होगा स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे कि चैप्टर वाइज एक हम लिस्ट प्रोवाइड करें, उसका या तो हम लिंक प्रोवाइड करें या फिर कहाँ से उसको एक्सेस किया जा सकता है प्रोवाइड करें, ताकि अब छोटे बच्चे को यदि आप 20 किताब का नाम बता दीजिए या बीएड करने वाले बच्चे को आप रिसर्च मेथोलॉजी या लर्निंग की 20-20 किताबों का नाम बता दीजिए, तब तो वो फिर किताब ही देखते रह जाएगा, पढ़ेगा कौन। सेम इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू द स्टडी थ्रू ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल। ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल का एक अलग से इंडेक्स बनाने की ज़रूरत है जो इजीली एक्सेसिबल हो, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एंड द वे it may be accessible, easily accessible to the learners. It may be done through Sagun, Swang, or many channels are available. So club the online learning material. There may be other suggestions, but we have to work on, and in the process state government, central government, different ministries, different institutions, teachers, guardians, all the stakeholders, and especially the implementer, the teacher, has to come forward, and only then the labor of the entire team led by Kasturi Rangan will be channelized for the development of the educational system and the educational institutions of the country. So this is all about the National Education Policy 2020 at a glance and its fourth subhead, that what to do in order to make the recommendations of new education policy 2020 more useful. So this is all. Thank you very much.